नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ आगे सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने 5 जुलाई का दे दिया एक जादुई तारीख। बताएंगे आपको क्या कहा है राहुल गांधी ने ऐसे जिससे 7वें चरण के चुनाव के अंदर मतदाता हो सकते हैं प्रभावित। दोस्तों इसी के साथ में इंडिया गठबंधन ने बुला ली है 1 जून को बड़ी बैठक। बताएंगे कौन से मुद्दे पर होने वाली है चर्चा और क्यों है सरगर्मियां तेज। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी ने दिया है एक बड़ा बयान। बताएंगे क्या कुछ कहा है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के अंदर जाकर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की कही गई थी बात, जिसका जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने दिया है करारा जवाब। बताएंगे क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला मृत पाई गई है। दोस्तों पूरे मामले पर उठे हैं गंभीर सवाल। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में भाजपा के विधायक ने ही सड़क खोदते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ही लगा दी अपनी सरकार पर गंभीर आरोप। और हरियाणा के अंदर ईवीएम के स्ट्रांग रूम को लेकर हुआ है नया बवाल। बताएंगे क्या है पूरा कारण दोस्तों। और केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दाखिल की गई है। और क्या मुस्लिम आरक्षण को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हैं दो अलग अलग रवैये। बताएंगे तेजस्वी ने किया है बड़ा खुलासा। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश सही दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है और इस बार 7वें चरण के चुनाव के अंदर भी खटाखट वोट पड़ेंगे इंडिया के समर्थन में और फटाफट उन लोगों की विदाई हो जाएगी जो लोग बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाए हुए हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव में लगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के आरा के अंदर एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में गरीबों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, हर गरीब परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8500 रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सामने दो समस्याएं हैं, एक अमीर गरीब असमानता और दूसरी बेरोजगारी की। कांग्रेस पार्टी इन दोनों समस्याओं को एक झटके में ठीक करने जा रही है। देश में गरीबों की एक सूची तैयार की जाएगी, 4 जून को गठबंधन सरकार बनाएगा, 5 जुलाई को देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8500 रुपए आएंगे। यह जुलाई से अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जारी रहेगा। इसी तरह ठकाठक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। जब ऐसा होगा तो मीडिया वाले कई सारे सवाल खड़ा करेंगे। इसके बाद हम रकम को दोगुनी कर देंगे, यानी 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 2 लाख कर देंगे। 5 जुलाई को राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए, खासकर गरीब महिलाओं को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 4 जून को सरकार बनेगी और 5 जुलाई को आपके अकाउंट में पहली बार पहला अमाउंट आ जाएगा 8500 रुपए का। साथ साथ 1 जून को इंडिया गठबंधन और सहयोगी दल ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। दोस्तों इसे लेकर जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता ने बताया कि नई सरकार के 100 दिनों के कार्य योजना को लेकर अमली जामा पहनाया जाएगा। पहले कैबिनेट में अग्निवीर भर्ती को समाप्त किया जाएगा, 30 लाख सरकारी नौकरियों पर मोहर लगेगी, राशन बढ़ाकर 10 केजी किया जाएगा, देश भर के अंदर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति पर मोहर लगेगी। आईपी सिंह की ओर से जानकारी दी गई है। साथ साथ दोस्तों मीडिया में दावा किया गया है कि टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी और बीजेपी के लोग इसी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद एक बैठक में स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी। इसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला ये कि 1 तारीख को बंगाल के अंदर वोट डाले जाएंगे, दूसरा ये कि बंगाल में चक्रवात आया हुआ है, रिलीफ सेंटर और दूसरे कार्यों में सरकार के लोग बिजी हैं। टीएमसी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं चक्रवात से लोगों को रिलीफ दिलवाने के लिए। मेरी प्राथमिकता लोगों के लिए राहत सुनिश्चित करना है। मैं यहाँ एक मीटिंग कर रही हूँ लेकिन मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ में है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 तारीख को होने वाली बैठक में वो शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जरूर सारे बैठकों में शामिल होंगी। 1 जून को दोपहर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में शामिल रहेंगे। दोस्तों उनके नेतृत्व में बैठक ली जा रही है। साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने फिर से वादा करते हुए कहा कि खटाखट महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां और किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा। यानी एक रिदम के साथ आगे बढ़ते हुए ये बातें कही जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि हर कोई इंडिया गठबंधन का नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों से कनेक्ट बनाया जा रहा है। साथ साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री मोदी की बिहार को लूटने वालों की जेल वाले बयान को लेकर अब जो टिप्पणी की गई थी उस पर रिप्लाई दिया गया है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया है कि हम भी उन्हें बता देना चाहते हैं कि ये बिहार है, झारखंड और दिल्ली नहीं है। एक बार हाथ लगाइए। बिहार के लोग गुजरात के लोगों से नहीं डरते, बिहार के लोग किसी से नहीं डरते। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। 75 साल का बुजुर्ग 34 साल के युवा को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें जेल में भेज देंगे, जनता फैसला करेगी। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को काराकाट के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार को लूटने वालों को नहीं बख्शेंगे इस तरीके का बयान दे रहे थे। तेजस्वी यादव को भी जेल में भेजने की बातें कर रहे थे। तो अब तेजस्वी यादव की ओर से भी उस तरीके का जवाब दिया गया है जो शायद बीजेपी के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के स्कैंडल के मामले को लेकर मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होगा। मामले के सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना फरार चल रहा है। पिछले दिनों जानकारी सामने आई थी कि मामले के तूल पकड़ने के बाद विदेश भाग गया था। प्रज्वल रेवन्ना ने अपने बयान में कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है, मैं डिप्रेशन में चला गया, हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही है क्योंकि मैं
राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा हूँ। 31 तारीख को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने रहूंगा और सहयोग करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे मेरे खिलाफ झूठे मामले हैं, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि विदेश में मेरे ठिकानों के बारे में उचित जानकारी नहीं देने के लिए मैं अपने परिवारों के सदस्यों और अपने कुमार अन्ना और पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने एसआईटी को पत्र लिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों, इतने दिनों से गायब प्रज्वल रेवन्ना अब जाकर बयान दे रहा है और अपने आप को निर्दोष बता रहा है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा है और प्रज्वल रेवन्ना अपने आप को बड़े आसानी से निर्दोष बताने लगा है। साथ साथ दोस्तों, आर्मी की तैयारी कर रहे विकास कुमार ने जब राहुल गांधी के मंच से अग्निवीर योजना की खामियां बताई। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मंच पर उस व्यक्ति को बुलाया, उस बच्चे को बुलाया जो आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग के लिए तैयारी कर रहा था। अग्निवीर योजना को लेकर जब उस बच्चे से पूछा गया कि आप बताइए क्या क्या खामियां हैं, तो उसने सिलसिलेवार तरीके से सारी जानकारियां दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि उन्हें कितनी ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ेगा और उनके इतने मेहनत के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि उनको परमानेंट जॉब मिल पाएगी, क्योंकि आर्मी लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। तो दूसरी और जॉब भी एक बड़ा इशू है जिसके कारण लोग आर्मी में जाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक सही मंच पर पूरी जानकारी लेते हुए जनता को बताया है कि लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी जो 17 साल की है उसका यौन शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके बीएस येदियुरप्पा ने, जो वरिष्ठ नेता भी है दोस्तों, ऐसे में जो जानकारी अब सामने आ रही है उसके अनुसार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो डेड पाई गई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे और मामला दर्ज करवाया था, उसके मृत्यु को अभी तक मीडिया के अंदर क्यों नहीं बताया जा रहा। दोस्तों, ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है और इस पूरे मामले पर गहनता से जांच होनी चाहिए। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार से भी लोग अपील कर रहे हैं कि पूरे मामले के तह में जाकर पता करना चाहिए कि क्या इस पूरे मामले का और येदियुरप्पा के खिलाफ लगाए गए आरोप का कोई लिंक है या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काफी पावरफुल नेता है बीएस येदियुरप्पा और उनके खिलाफ अगर किसी महिला ने कंप्लेन किया है और अब उनकी मृत्यु हो गई है तो मामला काफी गंभीर है। इसमें कोई दो राय दूर दूर तक नहीं है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में शाजापुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चेतराम ने अपनी सरकार द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारी पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक जेई और ठेकेदार पर जमकर भड़के। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता पर खिलवाड़ करने पर जेई और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और जेल भेजने की धमकी दे डाली। फिलहाल बीजेपी के विधायक चेतराम की धमकी के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग में हड़कंप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 17 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण का काम हो रहा था। पीडब्ल्यूडी की यह सड़क 32 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई थी। बीजेपी के विधायक की शिकायत कर रहे हैं और भाजपा सरकार में किस तरीके से रोड का भ्रष्टाचार हो रहा है अपने विधायक नहीं उजागर करते हुए पूरे विभाग की ही पोल खोल दी है। दोस्तों, साथ साथ हरियाणा के कैथल में रविवार को देर रात स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करने को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद मामला दोनों पक्षों में बहस में तब्दील हो गया। 25 मई को लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को आरकेएसडी कॉलेज के अंदर स्ट्रांग रूम में रखा गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि हम कॉलेज के गेट के सामने बैठे हैं, अंदर ईवीएम की मशीनें रखी हुई है, प्रशासन की टीम आम आदमी पार्टी को अंदर नहीं जाने दे रही है, जबकि हम लोग चाहते हैं कि हम कैमरे के सामने बैठे और पूरी तरीके से कैमरे के नजर से निगरानी करते रहे ईवीएम का कि इसके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईवीएम पर कई सारे सवाल बीच में खड़े किए गए थे, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर एक डेडिकेटेड रूम बनाना चाहिए जहां पर सीसीटीवी फुटेज मुहैया करानी चाहिए और इसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं वो स्ट्रांग रूम में आकर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर कर सकते हैं कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे काम करने चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख बताइए, क्योंकि कई जगह पर ऐसे मामले सामने आए जहां पर विपक्ष के लोगों ने चुनाव होने और चुनाव के मतगणना के बीच के समय में अपने आप स्ट्रांग रूम में जाकर निगरानी की है, कैमरा देखा है ताकि कोई गड़बड़ झाला ना किया जाए। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट ने पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी की ओर से दायर याचिका के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने लगाई याचिका पर सुनवाई के बाद इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता इमरती देवी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का मसला अब हाईकोर्ट के दहलीज पर पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है दोस्तों, और इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में 509 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। शासक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका की है। इसमें जानकारी देते बताया गया है कि शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 जून तक अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद इसे और कई दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, जो जानकारी है 7 दिन और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 1 तारीख को जेल में चले जाएंगे क्योंकि उस दिन चुनाव खत्म हो रहा है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल 7 दिन बाहर रहते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। शायद यही बड़ा कारण है कि वो 7 तारीख तक एक्सटेंशन चाहते हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर
कश्मीर में लगभग 3 दशक के बाद मतदाताओं के बेहतरीन हिस्सेदारी और उत्सव से चुनाव आयोग में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में 58.46% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं पर लद्दाख में 71.82% वोट पड़े। इसके बाद माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी सहयोगी आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को जनता का आभार जताया है। कुल मिलाकर दोस्तों, अमित शाह कह रहे हैं कि सितंबर के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन अमित शाह ये तय कर पाने के लिए क्या अब गृह मंत्री रह पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की जबरदस्त स्थिति दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन ने पहले ही कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव बहुत जल्द करवाएंगे और यहाँ तक कि स्टेट का स्टेटस भी देंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जो निशाना साधते हुए जिन खराब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो तेजस्वी यादव ने भी अब अपने अंदाज में करारा जवाब दिया है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए जाने पर तेजस्वी यादव की ओर से एक पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी के शासन काल के दौरान गुजरात में कई सारी मुस्लिम जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया गया। उन्होंने लिखा कि यह मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची है जिसे गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है। हाँ, उसी गुजरात में जहाँ पर नरेंद्र मोदी 13 वर्ष तक सीएम रहे। ये जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया के अज्ञानियों के लिए भी है, जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज पढ़ते हैं और इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम और नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। अब कहा जा रहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। विभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत के द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। साथ साथ दोस्तों, बंगाल के अंदर सीसीटीवी कैमरे हटाकर ईवीएम बदल रहे थे। एडिशनल एसपी बीजेपी के उम्मीदवार ने रंगे हाथों पकड़ा है। ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस तरीके का दावा करते हुए न्यूज आर्टिकल छापे गए हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर छपे इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईवीएम बदला जा रहा था। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ 30 हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे विभव कुमार, यानी 30 हजारी कोर्ट ने फैसला देते हुए विभव कुमार के जमानत याचिका पर फैसला देते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया था। वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। शायद अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जानकारी देते हुए बताया कि वल्लभ भवन और सतपुर भवन के बाद अब भोपाल के लोकायुक्त ऑफिस में आग लग गई है। मोहन यादव सरकार में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार के प्रमाण जलाने का सिलसिला। मोहन यादव जी खुद के पुराने काले कारनामों को जला रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान के, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जब भी किसी दफ्तर में कोई आग लगने की जानकारी आती है, सबसे पहले ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या फाइलों को निपटाया जा रहा है, और बाद में अधिकारी किसी भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइल पर बोलेंगे कि वो तो पहले ही जलकर राख हो गया है। और इस तरीके के मामले का इस्तेमाल काले कारनामे से बचने के प्रयास के तौर पर किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की पत्नी, कांग्रेस पार्टी के नेता, दोनों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका और कांग्रेस पार्टी के नेता नवीन केडिया के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, केस दर्ज किया है। 25 मई को वोटिंग के दिन कांग्रेस पार्टी के नेता ने बीजेपी नेताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों पक्ष में विवाद काफी बढ़ गया। नवीन केडिया की शिकायत पर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर और बेटे आदिकर्ता और बेटी पर केस दर्ज हुआ है। वहीं पर तंवर की पत्नी अवंतिका की शिकायत पर कांग्रेस के नेता नवीन केडिया और उनके बेटे नमन केडिया पर मामला दर्ज हुआ है। एसपी विक्रांत भूषण ने जांच के लिए एसआईटी गठन कर दिया है। पुलिस ने बाजार में नाके हैं और नवीन केडिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ साथ दोस्तों, शनिवार को राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में भीषण आग के मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे मानव निर्मित आपदा बताते हुए फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप अंधे हो गए हैं, क्या आप सो गए थे। दरअसल दोस्तों, गुजरात में बीजेपी जो एक गुजरात मॉडल का नाम लेकर देश भर के अंदर सत्ता में आई, आज उस गुजरात में इस तरीके की खबर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल पर जरूर सवाल खड़े होते, क्योंकि ये फायर का मामला है। तो क्या फायर ऑडिटिंग नहीं हुई थी? क्या ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है? क्योंकि आप लोगों को मोरबी के पुल की घटना भी याद होगी, जहां पर कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। क्या इस पूरे मामले पर गवर्नेंस का फेल है या फिर यह अचानक से हुई कोई घटना है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों, और किसको दोषी समझते हैं। साथ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में समाप्त हो चुका है। अब राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर कहां कितना मतदान हुआ, इसके बारे में चुनाव आयोग ने अहम जानकारी दी है। एक प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि चुनाव के आंकड़ों को कोई भी नहीं बदल सकता। चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़े 25 मई को जारी किए गए हैं। अहमदनगर में 66% वोट डले हैं। इसके बाद अकोला के अंदर 61.79% वोट डाले गए। दोस्तों, अमरावती में जहां पर नवनीत राणा चुनावी मैदान में उतरी है, वहीं पर 63% वोट डाले गए हैं। औरंगाबाद में 63% वोट पड़े हैं। यहाँ एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने के कारण त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ साथ दोस्तों, भिवंडी में 59% के आसपास वोट पड़े हैं और हिंगोली
गडचिरोली में 63% वोट पड़े हैं, कल्याण में 50% के आसपास, और जो अर्बन एरिया है चाहे मुंबई उत्तर हो या फिर मुंबई उत्तर पूर्व हो, इन सभी इलाके में 57% से कम वोट पड़े हैं। नागपुर में 54% वोट पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मैदान में उतरे हुए हैं और नितिन गडकरी भी मैदान में, और एक थ्योरी चल रही थी जिसमें दावा किया जाता कि नितिन गडकरी चुनाव हारेंगे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने मिलकर इसका इंतजाम कर रखा है। ये दावा संजय राउत का था दोस्तों। इसी के साथ में और जो एक काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है वो बारामती की सीट है। यहाँ पर 53% के आसपास वोट पड़े हैं, यानी अर्बन एरिया जैसे वोट पड़े हैं। बारामती सीट से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच में मुकाबला है। काफी दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर दोस्तों, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने से क्या माना जाए, क्या पवार ग्रुप के बीच में हो रहे वोटिंग के कारण लोग परेशान थे, इसलिए कम वोट लोगों ने डाला है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए तेजस्वी यादव को जेल भेजने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने कहा कि ये सहन नहीं होगा और हम लोग मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे बिहार के युवाओं को धमकी दी है। प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर धमकी दी थी। इसके बाद इसे पूरे बिहार से जोड़कर वीआईपी पार्टी के नेता ने एक तरीके से मुकाबले को बिहार वर्सेस गुजरात का बना दिया है। साथ साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे भदोही से ललितेश पति त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि मैंने भदोही लोकसभा के हर बूथ से फॉर्म 17C यानी फॉर्म 17C इकट्ठा कर वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा निकाल लिया है। अब देखना है कि आपको ये बताने में कितना समय लगेगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असली डेटा देने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ललितेश पति त्रिपाठी जो भदोही से मैदान में उतरे हुए हैं टीएमसी की टिकट पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो आंकड़े जुटा लिए हैं और अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने आंकड़े जुटा लिए हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना समय क्यों लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे लगने चाहिए, लेकिन काफी समय लिया जा रहा है। आईपी सिंह बोले, कहा हमारे गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को श्री ललितेश पति त्रिपाठी से सक्रियता सीखनी चाहिए और इसी तरीके से नोट करना चाहिए और डेटा अपने आप कैलकुलेट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा से मैचअप करना चाहिए। साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को राज्य में मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। बीजू जनता दल राज्य में कई बार चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है। नवीन पटनायक ने केंद्रपाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जुलाई से उड़ीसा में किसी को भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार लोगों को मुफ्त बिजली देगी। इस रैली में बीजेडी के नेता और 5T के चेयरमैन वीके पांडियन भी मौजूद रहे। इस दौरान वीके पांडियन ने कहा कि लोगों को राज्य सरकार की BSKY योजना के तहत स्वास्थ्य मुफ्त में मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। पांडियन ने दावा किया कि 9 जून को नवीन बाबू मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या आदेश को धरातल पर लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों पुणे के अंदर हिट एंड रन केस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने राज्य सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अजित पवार ने पुणे के सीपी को फोन करके दबाव बनाया। इस पर स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्होंने कहा कि अजित पवार बताए कि उन्होंने पुणे के सीपी को फोन किया था, उन पर दबाव बनाया था। क्या दरअसल दोस्तों पुणे के अंदर जो हिट एंड रन का मामला हुआ था उस पर गंभीर आरोप लगाए गए और बड़ा दावा किया गया है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन 35 से ज्यादा सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार खत्म हो गए, चुनाव के लिए वोट भी डाले जा चुके हैं दोस्तों। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हमने पूरी रिपोर्ट देखी है और यही संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ अमित शाह कुशीनगर के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सवाल वो पूछ रहे थे। इसके बाद सदफ जाफर ने कहा कि 400 पार से विपक्ष के प्रधानमंत्री तक की क्रोनोलॉजी को आप समझिए, यानी भाजपा के लोग पहले 400 प्लस का नारा दे रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी उनको भी समझ में आने लगा है कि जनता भी ये बात मान चुकी है कि विपक्ष की सरकार बनेगी। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखिएगा जरूर। साथ मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय अपने लोगों और अपने समर्थकों के साथ एक बैठक करते हैं। बलिया के अंदर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई है दोस्तों। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और हो सकता है यहाँ से कुछ बड़ा ऐलान वो कर दे। कई लोगों का दावा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन कई अन्य लोग मान रहे हैं कि अखिलेश यादव के समर्थन में ऐलान कर सकते हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए सोमवार को बहुजन समाज पार्टी का आह्वान करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की रक्षा के लिए लोकसभा चुनाव व इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का साथ देने के लिए कहा है। यादव ने गाजीपुर में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह भविष्य को बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। बड़ी संख्या में आए लोगों को देखकर उन्होंने कहा कि यह सैलाब बता रहा है कि राज्य के अंदर परिवर्तन हो चुका है और पूरे देश में परिवर्तन 4 जून को हो जाएगा। तो कोई अब शक बचा नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कंगना रनावत ने चुनाव से पहले एक ऐसा बयान दे दिया है और इनडायरेक्ट तरीके से अपने हजारों हजार कार्यकर्ताओं का अपमान करके सुनिश्चित कर दिया है कि मंडी लोकसभा सीट तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाने वाली है। आपको बता दें कि मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, उनसे कहा कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो आपके भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से काफी नाराज है और बीजेपी में आपका उन नेताओं के साथ नहीं बन पा रहा है,
यानी भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर कंगना रनावत ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते ही है कि जब हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। यानी दोस्तों इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जो कंगना रनावत के कार्य करने के तरीके से नाराज है और पैरासूट से उनकी लैंडिंग कराने को लेकर नाराज है कि अचानक से एक ऐसे व्यक्ति को मुंबई से लाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है जिसका भाजपा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, तो अब उन्हीं को इस तरीके के शब्दों से वो नवाज रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता और ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं दोस्तों। और कंगना रनावत का चुनाव इस बार मंडी लोकसभा क्षेत्र में बुरी तरीके से फंस चुका है, या आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को गाली देने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है। एक और कांग्रेस पार्टी ने तो मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतार दिया और दूसरी ओर अब अपने कार्यकर्ताओं से ही पंगा ले लिया है कंगना रनावत ने। दोस्तों देखते हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र में क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ही भाजपा को हरवाएंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी अब लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।